हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी का स्टडी करेंगे। इस ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का है रिसोर्सेज यानी स्रोत, जिसे हम संसाधन के रूप में भी जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज यानी संसाधन यानी स्रोत है क्या। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू फुलफिल अ नीड, यानी वैसी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वैसी वस्तु को हम लोग रिसोर्सेज की श्रेणी में रखते हैं, संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि पानी, अगर हमको प्यास लगी है तो इस प्यास को बुझाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी हमारा एक रिसोर्सेज में आ गया। उसी तरह पेट्रोल, जो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल के रूप में आ रहा है, देखिए कि पेट्रोल का उपयोग आप अपनी बाइक में, कार में करते हैं, जिसके द्वारा वह बाइक या कार एक जगह से दूसरी जगह तक चलती है। तो यहाँ पर पेट्रोल भी हमारी ज़रूरतों को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए पेट्रोल भी हमारी रिसोर्सेज के रूप में आती है। तो ये सारे रिसोर्सेज जो होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जाने जाते हैं। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज कितने तरह के हैं, लेकिन अभी पहले हम लोग रिसोर्सेज के रूप में चलते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सेकेंड पैराग्राफ में है कि ए थिंग बिकम ए रिसोर्सेज व्हेन इट हैज़ सम यूटिलिटी, यानी कोई भी वस्तु रिसोर्सेज के रूप में उसकी उपयोगिता के आधार पर हम उसको शामिल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक लकड़ी का गट्ठर लें बड़े से, कारपेंटर उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग चीज़ में कन्वर्ट करता है। सपोज दैट कभी वो टेबल बना देता है, यानी टेबल के द्वारा आपकी ज़रूरत को फुलफिल किया गया। हो सकता है कभी वह बेंच डेस्क बना देता है उसी लकड़ी के द्वारा, तो वह भी आपकी ज़रूरत को फुलफिल किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी उपयोगिता के आधार पर किसी वस्तु का जब हम अपनी ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो वह वस्तु हमारी रिसोर्सेज की श्रेणी में आती है। उसके बाद देखें कि द यूज ऑफ यूटिलिटी ऑफ ए थिंग गिव इट ए वैल्यू, यानी किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसके मूल्य का निर्धारण, मूल्य को बताती है। जैसे कारपेंटर, अभी जस्ट बता दिए कि हमारी ज़रूरत क्या थी? टेबल की ज़रूरत थी, तो हमने उस लकड़ी को क्या किया? टेबल में कारपेंटर के द्वारा कन्वर्ट करा है। हो सकता है कभी हमारी ज़रूरत बेंच डेस्क की होगी, तो उस लकड़ी को हम बेंच डेस्क में कन्वर्ट करवा दिए। तो इस तरह से अलग अलग उसकी उपयोगिता है और उसका उसी अनुसार उसका मूल्य का निर्धारण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यानी रिसोर्सेज का अपना एक आर्थिक मूल्य होता है। तो मूल्य हम उसको भी कई तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी वस्तु का अलग अलग वैल्यू होता है, किसी का इमोशनल वैल्यू होता है, किसी का इकोनॉमिकली वैल्यू होता है, तो किसी का नेचुरल वैल्यू होता है। तो यानी अलग अलग वस्तुओं का अपना एक अलग अलग मूल्य होता है। वह मूल्य उसकी मार्केट के ज़रूरत के आधार पर निर्धारित होता है, यानी मार्केट में किसी वस्तु की क्या ज़रूरत है, हमारे लिए वह वस्तु कितना इम्पोर्टेंस है, इसके आधार पर हम उस वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट है, उस चार्ट को आप लोग फुलफिल करेंगे कि इसमें बहुत सारे 10 पॉइंट्स हैं। इस 10 पॉइंट्स में आप डिफरेंट रिसोर्सेज के नाम लिखेंगे अपने मेमोरीज पावर के आधार पर, उसके क्या उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है, उसको आप फुलफिल करेंगे। अब हम चलते हैं कि रिसोर्सेज, नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जो है उसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक संसाधन। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स मानव के द्वारा तैयार किए गए संसाधन। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आता है वह ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो प्राकृतिक संसाधन जो कि नाम से ही जा रहे हैं, नेचुरल मीन्स प्रकृति,
यानी प्रकृति में जो संसाधन उपस्थित है, प्रेजेंट है, जिसका हम लोग अपने उपयोग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन किए हुए। यानी प्रकृति जो हमको दे रही है उसका उसी रूप में जब हम लोग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो वैसे संसाधन को, वैसी वस्तुओं को हम लोग रिसोर्सेज की श्रेणी में रखते हैं। यानी नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज हु ऑक्योर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट एंड कैन बी यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। एंड अर्थात किसी तरह का कोई बिना परिवर्तन किए हुए, बिना कोई मॉडिफिकेशन किए हुए जब कोई प्राकृतिक वस्तु का आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग करने की कोशिश करते हो तो वह नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, गेस करें। वैसी वस्तुएं जिसका आप उपयोग कर रहे हैं और जो हमारी प्रकृति ने दी है, जैसे हवा, पानी, मिनरल्स, यहाँ तक कि पशु पक्षी, जानवर, प्लांट, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो अब इस नेचुरल रिसोर्सेज की उपयोगिता के आधार पर, उस पर निर्भरता के आधार पर उसको हम कई भागों में, 2 भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, उसके बाद ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। यानी प्राकृतिक संसाधन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, यानी किसी वस्तु के विकास और उसकी उपयोगिता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को इस्तेमाल करना। तो इस बेस के आधार पर, बेस ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी वस्तु के विकास के आधार पर, विकास के लेवल पर, उसके उपयोग के लेवल पर, उसको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज और, यहां पर देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज हुआ, और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी वास्तविक स्रोत और संभावित स्रोत। अब वास्तविक स्रोत क्या हुआ भाई, तो वैसी वस्तुएं, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज which have been survive and their quantity determined। यानी वास्तविक स्रोत वैसी स्रोत हैं जो कि हमारे जीवन यापन के लिए एक निश्चित मात्रा में इस प्रकृति में मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। एक निश्चित मात्रा में हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए वह एक निश्चित मात्रा में पहले से प्रेजेंट है। दीज रिसोर्सेज आर करेंटली बीइंग यूज, और जिसका हम लोग उपयोग वर्तमान समय में कर रहे हैं। यानी वैसी वस्तुएं जो वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, जो प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में विद्यमान है। तो जैसे पेट्रोल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, कोल हुआ, ये सब हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए बहुत पहले से, हजारों वर्ष पहले से इस प्रकृति में मौजूद है, और हम अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए उसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे भारत में प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से कहाँ पाया गया है, तो मुंबई के नज़दीक ऑफशोर्स नामक एक जगह है समुद्र में, जो मुंबई तट से लगभग 50 से 100 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। तो वहाँ पर प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। तो दूसरी तरफ कोल, जो कि हमारे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी ये सारी वस्तुएं प्रकृति के द्वारा दी गई है, और उसका हम लोग उपयोग उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं। दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी संभाव्य स्रोत। यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच एग्जिस्ट इन ए रीजन एंड मे बी यूज इन द फ्यूचर। संभाव्य स्रोत वैसे स्रोत को कहा गया, वैसे संसाधन को कहा गया जिसका प्रयोग आप भविष्य में करने की कोशिश, भविष्य में करते हो। वर्तमान में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में उसका उपयोग हो सकता है भविष्य के लिए। द क्वांटिटी इज नॉट एस्टिमेट, और जिसकी मात्रा सुनिश्चित नहीं है, नॉट इन करेंट यूज, जिसका वर्तमान में भी उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज वी मेन हैव द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हमको अब उसकी ज़रूरत होती है तो हम अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा उस सोर्स का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे यूरेनियम, प्रकृति में तो बहुत पहले से ये मौजूद है। जब हमको उसकी आवश्यकता हुई तो उसको हम अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए और उसका उपयोग करना हम लोग शुरू कर दिए। तो ये होगा पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी ये प्रकृति में पहले से मौजूद है,
जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसकी उपयोगिता हमारी नज़र में आने लगी और हमने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। These are considered a potential resources until they are drilled, washed and output in use। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति में मौजूद है जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत महसूस हुई, हजारों वर्षों से आपने उसका उपयोग नहीं किया है, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत महसूस हुई तब आपने क्या किया, उसको ड्रिल आउट किए, उसको खुदाई करके उसको बाहर की ओर निकाले और अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसका उपयोग करना शुरू कर दिए। इसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट अब आता है इसमें ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न होने के आधार पर जो रिसोर्सेज, यानी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द रिसोर्सेज। अब कोई भी रिसोर्सेज जब जन्म होता है, उसका उस संसाधन का जब जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, तो उस आधार पर उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैवीय रिसोर्सेज और अजैविकीय रिसोर्सेज। द बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज which are obtained from the biosphere like animals, fish, forest, यानी वैसी रिसोर्सेज जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस बायोस्फीयर में मौजूद है और जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे जानवर का उपयोग, चिड़िया का उपयोग, मछली का उपयोग। आखिर अपने भोजन में हम मछली का उपयोग कर रहे हैं तो वह भी तो हमारे एक रिसोर्सेज हुए। जंगल से हम लकड़ी काट करके लाते हैं तो वह भी एक हमारे रिसोर्सेज हुए। जानवर जो विभिन्न तरह के आपकी ज़रूरतों को फुलफिल कर रहा है तो वह भी हमारी रिसोर्सेज हुए। यहाँ पर आप एक फिगर देखिए, उसको तब आप सोचने की शक्ति का विकास कीजिए। अब दूसरा अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर एंड मिनरल्स, यानी अजैविकीय संसाधन। वैसे अजैविकीय संसाधन जो कि लिविंग बीइंग से संपर्क जिसका नहीं होता है, लिविंग बीइंग की श्रेणी में वो नहीं आते हैं। संपर्क तो होता है लेकिन लिविंग बीइंग की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रकृति ने उसको दिया लेकिन वो लिविंग बीइंग्स में नहीं शामिल है, जैसे पानी, हवा, खनिज तत्व, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग क्लासीफाई कर दिए, अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश किए। अब हम चलते हैं तीसरा रिसोर्सेज के तीसरा खंड, जिसे हम स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में उसको क्लासीफाई किए हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके वितरण के आधार पर, माने कोई भी हमारा रिसोर्सेज इस प्रकृति में है तो उसके वितरण के आधार पर कहाँ वह किस मात्रा में पाए जाते हैं, उसके आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर, उसके लोकेशन के आधार पर उसको हम दो भागों में बांटते हैं, यूबिक्विटियस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटियस रिसोर्सेज मीन्स ऐसा रिसोर्सेज जो सभी जगह पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर जो हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए सभी जगह वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे हवा भी तो एक नेचुरल रिसोर्सेज से हुए। अब ये हवा तो हमारी प्रकृति में सभी जगह है जिसका हम लोग उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं, तो इसको हम लोग यूबिक्विटियस रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं, सर्वव्यापी संसाधन के रूप में। तो दूसरा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, माने स्थानीय स्तर पर जो रिसोर्सेज, जो स्रोत अवेलेबल रहते हैं। Some natural resources are not found everywhere but are restricted to a particular area, यानी वैसी रिसोर्सेज जो सभी जगह पाई नहीं जाती है लेकिन वह एक निश्चित क्षेत्र में, एक छोटे से एरिया में वह हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए प्रेजेंट रहता है। जैसे कि मिनरल्स, खनिज तत्व को ही हम लेते हैं। पूरे पृथ्वी पर तो खनिज तत्व हैं लेकिन अलग अलग तरीके के खनिज तत्व हैं जिसका उपयोग हम लोग अलग अलग करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, कॉपर और आयरन और कोल एक सर्टेन एरिया में पाए जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको अपने पूर्ण करने के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई, तो इस तरह से हम फिर नेचुरल रिसोर्सेज को एक और तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। वह हो जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, माने वैसे संसाधन जिसका आप दोबारा उपयोग कर सकते हो,
और वैसे संसाधन जिसका उपयोग आप दोबारा नहीं करते हो। तो जिसका उपयोग आप दोबारा कर लेते हो तो वैसे सोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ शब्द से ही क्लियर है हम लोग का, रिन्यूएबल। न्यू मीन्स नया, री मीन्स दोबारा, यानी वैसी वस्तुएं जिसका आप दोबारा नए के रूप में उपयोग करना शुरू कर देते हो, तो उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एयर, वाटर, प्लांट, ट्री, सोलर एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे अब सपोज वाटर हम ले लेते हैं, वाटर भी तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में है। कैसे कैसे आता है वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में? तो सबसे पहले हम वाटर साइकिल पर चलते हैं। कैसे वाटर जो है इवेपोरेट होकर के क्लाउड बनता है, और क्लाउड से फिर वह वाटर के कंडेंसेशन के द्वारा वह फिर वर्षा रेन के द्वारा हमारी इस पृथ्वी पर आती है। तो यानी एक वाटर साइकिल, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखनी होती है कि जितना हम वाटर का प्रयोग करते हैं वह उतना आ नहीं पाती है, या उससे कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक अलग मीनिंग इसका हो जाता है। लेकिन हम वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में ही रखते हैं। अब हम देखते हैं अगला इसमें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। देखिए क्या है भाई, तो एग्जिस्टेबल एंड इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम कितने भागों में बांट दिए? दो भागों में, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम रिसोर्सेज आर कंटिन्यूअसली अवेलेबल एंड देयर क्वांटिटी इज नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजप्शन। यानी वैसा रिसोर्सेज जिसका उपयोग, जिसका मानव जो है अपनी ज़रूरतों के लिए उपयोग करना, मानव के द्वारा जब उपयोग किया जाता है और उपयोग करने के बाद दोबारा वह नए तरीके से बनने के लिए पुनः तैयार हो जाती है, तो वैसे रिसोर्सेज को हम, जो सीमित संसाधन के रूप में आती है, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग, तो यहाँ देखिए कि क्या बता रहे थे हम लोग कि भाई एग्जिस्टेबल और इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फिर दो भागों में बांट दिए गए, एग्जिस्टेबल्स एंड इनएग्जिस्टेबल्स। इनएग्जिस्टेबल्स और एग्जिस्टेबल्स। तो एग्जिस्टेबल मीन्स होता है कि सीमित संसाधन, सीमित संसाधन, और इनएग्जिस्टेबल का अर्थ होता है असीमित संसाधन। तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिएगा कि continuously available. Some resources are continuously available and their quantity is not affected by human consumptions. यानी मानव के द्वारा उस संसाधन का व्यवहार करने के उपरांत उस संसाधन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह प्रकृति में हमारा प्रेजेंट रहता है। तो हो जाता है एग्जिस्टेबल, यानी सीमित संसाधन, यानी कि सम रिसोर्सेज आर कंटिन्यूअसली अवेलेबल एंड देयर क्वांटिटी इज नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशंस। यानी मानव के द्वारा उपयोग करने के उपरांत भी कुछ ऐसे संसाधन है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे संसाधन को हम लोग इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। जैसे हवा, सोलर एनर्जी, हम लोग उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई कमी आती है? नहीं आती है, कोई किसी तरह का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि वी कॉल इट रिन्यूअल एज एनिमल कैन सर्टेन देमसेल्व्स थॉट्स रिप्रोडक्शंस। यानी अब सीमित संसाधन जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, ये सब हमारे सीमित संसाधन के रूप में आते हैं। यानी इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा के उपरांत यह समाप्त होने के कगार पर भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए कि अब ये तो हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock या availability।
यानी वैसे संसाधन जिसका आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि क्या हुआ, उसकी मात्रा जो है, उसका स्टॉक जो है हम एक निश्चित होता है, यानी निश्चित है तभी तो हम दोबारा एक बार उपयोग किए और वह समाप्त हो गया। फॉर द सम रीजन्स दे आर ऑल्सो नोन एज स्टॉक रिसोर्सेज। तो दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि वैसा रिसोर्स जिसका एक सीमित अवेलेबिलिटी होती है, एक लिमिट स्टॉक होता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक रिसोर्सेज के रूप में भी जानते हैं। वन द स्टॉक गेट एग्जिस्ट, जब तक कि वह समाप्त न हो जाए। इट मे टेक thousands of years to be replenished. This means that the time taken by these resources to get replenished is much more than the human life span. यानी मानव जीवन में इसका व्यवहार तब तक किया जाता है जब तक यह समाप्त न हो जाए। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोयला जिसे तैयार होने में हजारों करोड़ लाखों वर्ष लग जाते हैं, वह एक सीमित संसाधन है और हम लोग उसका उपयोग करना शुरू कर देते। तो आज न कल वह तो समाप्त हो जाएगा, तो वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में आ जाते हैं। ऑयल ले लेते हैं, नेचुरल गैसेज लेते हैं कि इसको तैयार होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और वह समाप्त हो जाता है हम लोग, यानी हमारे लाइफ टाइम में समाप्त ना हो, फिर भी वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। इस तरह से हम लोग रिसोर्सेज को देखें। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया हुआ है कि सॉर्ट देम आउट, यानी कुछ रिसोर्सेज के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। एयर, आयरन, सैंड, पेट्रोलियम, विंड, कोल, फिश, फॉरेस्ट, गोल्ड, पर्ल्स, यानी यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज है। तो उसको आप यहाँ क्लासीफाई करें कि इसको किस में रखना है, बायोटिक में कौन सा आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन सा आएगा और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से आएंगे। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं। वीडियो पार्ट 2 में हम लोग विशेष जानकारी फिर रिसोर्सेज के बारे में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए